पे? और क्या लोग जल रहे हैं तभी तो पूछ रहे हैं। मेरे पास नहीं आ रही डंडे ले लो, दूसरे को सिर्फ फोड़ देंगे। देखो मैम ये चीज नोटिस देखो के करा लो सक्सेस को नोटिस किया लोगों ने देश के अंदर और क्या नोटिस करना चाहिए था? सक्सेस नहीं है इसमें रिसर्च की मेरे ख्याल से दूसरी क्लास है ना? और सही तरीके से तो पहली ही क्लास है, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में होगा भी तो बाहर। देखो जब हम PhD करने जाते हैं ना, एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से, ठीक है? अब वो क्वेश्चन किस तरीके का आएगा ये फिक्स नहीं है। हमारी किस्मत अच्छी हुई तो सीक्वेंस पूछ लेंगे, और हमारी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो क्या पूछ लेंगे जो तुम्हें नहीं पता, ठीक है? फर्स्ट नंबर पे देखो, पहले हम किसी भी चीज़ का टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टिंग अ टॉपिक फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या है? डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कि जो मैंने टॉपिक सर्च आउट किया है उसके अंदर किस प्रॉब्लम को मैं डिफाइन करना चाहती हूँ। अब कमी तो इस पंखे में है, मैंने उस पंखे को ठीक करवा दिया, क्या कमी दूर हुई? नहीं हुई ना, तो ये वो चीज़ है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स में फ़र्क क्या होता है। ऑब्जेक्टिव एम और ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स एम, ऑब्जेक्टिव्स तो एम होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी, जिसमें हम बायस होते हैं, भेदभाव करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट होता है रिव्यू द लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है? रिव्यू द लिटरेचर। रिव्यू, रिव्यू का मतलब क्या होता है? तो चलो ठीक है, साहित्य। रिव्यू तुम्हारा रिव्यू करना, किसी भी चीज़ को जिसको पहले देखा जा चुका है उसको दोबारा से रिव्यू करना। जो भी आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, जो भी आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट किया है PhD के अंदर रिसर्च के लिए, उससे रिलेटेड किन किन बच्चों ने पहले से ही अपने थीसिस सबमिट करवा चुके हैं या कितने बच्चे उसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरेचर रिव्यू। अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आया है, अगर रिसर्च हो चुकी है तो हम कौन सी साइट ओपन करते हैं, और रिसर्च अगर चल रही है तो कौन सी साइट ओपन करते हैं? थीसिस कहाँ पे सबमिट होते हैं? अगर रिसर्च हो चुकी है तो शोध गंगा, और रिसर्च चल रही है तो शोध गंगोत्री। क्वेश्चन फिक्स है, अच्छा क्वेश्चन है इसका भी। अगर हो चुकी है हमारी, डन हो चुकी है तो शोध गंगा, और शोध चली हुई है तो शोध गंगोत्री। शोध का मतलब क्या होता है? किसी ने घूमने चलना हो तो चलना, घूमने जा रही हूँ ऋषिकेश, सोलो ट्रिप। एक तो पार्टी होगी, एक ग्रुप होगा। अगर हो चुकी है डन तो शोध गंगा पे सर्च आउट करेंगे। जैसे आपकी कोई फ्रेंड है और आपको पता है कि वो PhD ना कर रही है, तो जो भी इसने थीसिस जो सबमिट करवाई है आपने, आप उसको कहाँ पे सर्च करोगे? शोध गंगा। और उसकी हो चुकी है यानी PhD डन हो चुके हैं तो कहाँ सर्च करेंगे? शोध गंगा पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलो, उसके बाद हम क्या करेंगे? रिव्यू करने के बाद डाटा की कलेक्शन करेंगे। डाटा की कलेक्शन, डाटा का कलेक्शन कैसे? या तो आप प्राइमरी से करोगे, प्राइमरी क्या होता है? बेस मेथड, या फिर आप क्या करोगे? सेकेंडरी मेथड, किसी के थ्रू आप डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है? अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आपके पेपर में आया था, टर्शियरी डाटा क्या होता है बताओ? प्राइमरी डाटा तो मैंने बता दिया आपको, जो किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। सॉरी, प्राइमरी डाटा जो हमारे द्वारा किया जाता है, सेकेंडरी डाटा जो किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है और हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। टर्शियरी डाटा कौन सा होता है? देख के जो पढ़ रहा है, हाँ? देख के जो पढ़ रहा है, एग्जाम्पल दो कंप्लीट देख के जो पढ़ रहा है। मुझे वो याद है, वो मालूम है। प्राइमरी डाटा, किसी ने कोई बुक लिखी, मैंने कोई बुक लिखी, वो क्या है? प्राइमरी डाटा।
मेरी बुक को आपने पढ़ा, क्या है सेकेंडरी डाटा। मेरी बुक को पढ़ के आपने एक दूसरी बुक पढ़ी, फिर तीसरी बुक पढ़ी, उन तीनों में से निकाल के आपने अपने नोट्स तैयार कर लिए, वो क्या है टर्शियरी डाटा। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं ये हमारी सेल्फ की जो ऑटो कुछ भी हम लिखते हैं बुक्स में से अलग अलग उसमें से देखकर उसको क्या बोलते हैं टर्शियरी डाटा बोलते हैं। ठीक है, डाटा कलेक्शन में क्या आ जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। उसके बाद आता है सैंपल का डिजाइन। सैंपल का डिजाइन कैसे बनता है? सैंपल कैसा होगा? या तो प्रोबेबिलिटी होगी, मैम एक बार इसको बताना। प्रोबेबिलिटी वाले के साथ या या तो प्रोबेबिलिटी होगी, स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है, या तो प्रोबेबिलिटी होगी या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी। अभी इनका मतलब क्या होता है? या तो चीजें रैंडम है या फिर चीजें क्या है नॉन रैंडम। या तो मैं किसी चीज में भेदभाव कर रही हूँ या फिर भेदभाव नहीं कर रही हूँ। अब एक मैंने क्या कहते हैं लड़कियों को तो 20 रुपए दे दिए, लड़कों को दिए 10 रुपए, तो यहाँ भेदभाव हुआ ना बिना किसी काम के। बिना किसी काम के लेबर का काम देख लो, एक काम के मेल को ज्यादा पैसे मिलते हैं, फीमेल को कम मिलते हैं, वो क्या है डिस्क्रिमिनेशन है ना। तो वो जिसका सैंपल का डिजाइन क्या प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी किया हुआ है ना सैंपलिंग। नेक्स्ट चलो क्या लिखा हुआ प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। रिसर्च का डिजाइन तैयार करते हैं कि आगे की जो रिसर्च चलेगी ना वो किस तरीके से चलेगी। अगर हम कोई भी प्लान बना रहे हैं, जैसे मैं बना रही हूँ घूमने का, तो वो पहले से प्लान होगा ना कि भी इस तरीके से ये करना है, इस तरीके से ये करना है। बच्चे मेरे इतने वो हैं, वो लगाया नहीं है, ये अंदर नहीं गया था। आया 6 नंबर पे। 7 नंबर पे क्या है रिसर्च की डिजाइन तैयार करना। किसी भी काम को करने से पहले डिजाइन तैयार करते हैं ना, प्लान बनाते हैं, वो है रिसर्च की डिजाइन तैयार करना। क्योंकि मेरी डाटा कलेक्शन हो चुका है, मेरा सैंपल बन चुका है, ये बेसिक काम है। इसके बाद के नीचे काम स्टार्ट होता है टेस्टिंग वाले, जिसमें रिसर्च में टेस्टिंग चलती है। 7th नंबर पे रिसर्च का डिजाइन। 8th नंबर पे है हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाना और इसके ऊपर टेस्ट करना, काम करना। जो भी मैंने हाइपोथेसिस बनाई है उसके ऊपर काम करना। कितने हो गए 8 पॉइंट। 9th पे देखो एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट किसका 8th का। वर्किंग हाइपोथेसिस, जो भी मैंने हाइपोथेसिस बनाई है कि मैं अपने रिसर्च में इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश करूंगी, उसी के ऊपर काम करना, हाइपोथेसिस के ऊपर, कि जो मेरे माइंड में चला हुआ था। जैसे कि आपने स्टिकी नोट्स पे एक नोट बनाया कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, तो ये चीज क्या है, ये आपकी हाइपोथेसिस है ना, एक तरीके का प्लान है ना, ये आपके मनगढ़ंत कहानियां है ना ये। और अगर आप इसी के ऊपर काम कर रहे हो तो ये चीज क्या है एग्जीक्यूट दी प्लान, ये इसको इंप्लीमेंट कर दिया। आपने प्लान तो बनाया, ये आपने कर दिया, ये सोचा तो था आपने टीचिंग करना है और आपने उठा लिया एनवायरमेंट, तो क्या हाइपोथेसिस के ऊपर काम हुआ? नहीं हुआ ना, तो वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका डाटा एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो भी डाटा मैंने कलेक्ट किया उसके ऊपर काम किया, यहाँ आके उसके ऊपर क्या हो जाएगा एनालाइज करूंगी कि जो मैंने काम किया वो सही हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी, अब हाइपोथेसिस आपने रात को बनाई कि भाई कल ना मुझे ये काम करना है, गुड मॉर्निंग, और अगले दिन आपने वो काम किया, शाम को जाके देखा कि भाई मैंने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो मेरी इंप्लीमेंट हुई है या नहीं हुई, तो वो क्या हुआ आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग हुई है। क्या हुई है हाइपोथेसिस टेस्ट हुई है वो। ठीक है, टेस्ट का पता चला, टेस्ट का पता चला नहीं पता चला, क्यों बोलो? दोबारा बता दूं, जो भी चीज हमने प्लान की हुई है उसको एनालाइज करना। जैसे कि मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर भाई हाँ ये डाटा आ गया मेरे पास, इसको क्या करना एनालाइज करना कि टोटल क्या आया है इसका,
ठीक है। और जो काम हम करते हुए आ रहे हैं, जो मैंने सोचा हुआ था अपने माइंड में, अगर एज इट इज वही काम किया है तो मेरी हाइपोथेसिस जो है टेस्टिंग हो चुकी है। जो चीज मैंने सोची थी वही चीज अगर मैं टेस्ट कर रही हूँ तो हाइपोथेसिस सही है, और अगर वो चीज नहीं है तो वो चीज क्या है, गलत हो जाएगी हाइपोथेसिस। क्वेश्चन यहां से फिक्स है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद क्या करें, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या बताया हुआ मैंने, जब कोई भी थ्योरी पूरे यूनिवर्स पर जो है लागू हो जाती है, जनरलाइजेशन। उसके बाद क्या करेंगे, जब हाइपोथेसिस टेस्ट ही होगी, 100 में से 80% करेक्ट होगी, तो उसको क्या कर देंगे, जनरलाइजेशन, यानी कि पूरे यूनिवर्स के ऊपर लागू करना। उसके बाद क्या चलेगी, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन उसके बारे में व्याख्या दे के रखेंगे। जैसे कोई दवाई बनी, ठीक है, जैसे कोरोना की दवाई बनी थी, उसके बाद उसमें क्या चली, टेस्टिंग चली, पूरी पूरी टेस्टिंग होने के बाद क्या करेगी, जनरलाइजेशन। उसकी वो टेस्ट ट्यूब जो आती नहीं है, वो उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, इंटरप्रिटेशन। कोई भी चीज आप खा रहे हो, दवाई है, लिखा रहता है कि इसमें इतनी इतनी चीजें यही है, वो क्या, वो इंटरप्रिटेशन है। और उसके बाद क्या तैयार किया जाती है, लास्ट में रिपोर्ट, और रिपोर्ट को क्या किया जाता है, सबमिट। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इसके सीक्वेंस का है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से निकलता है लीस्ट वल्नरेबल और मोस्ट वल्नरेबल क्या होता है, इसी में से निकलता है वो क्वेश्चन भी, कि रिसर्च की प्रोसेस में से लीस्ट वल्नरेबल लिखना जरा, लीस्ट और मोस्ट। लीस्ट लीस्ट और मोस्ट का मतलब है कि ज्यादा खतरा कहां पर है और कम खतरा कहां पर है। ज्यादा खतरा कहां पे है और कम खतरा कहां पे है। जैसे मैंने आपको किसी तालाब के किनारे या नदी के किनारे बिठा दिया और एक जने को जो है बीच में फेंक दिया, देख लिया ना ये भी जिसको बीच में फेंक दिया वो साइड वाली है एक जिसको मैंने किनारे पे बिठाया है, एक जिसको मैंने बीच में उतार दिया। ज्यादा खतरा किसके ऊपर है, बीच वाले को है ना, और कम खतरा किसको है, जो किनारे पे बैठे हुए हैं। तो क्वेश्चन यही बनता है कि भाई जिसके ऊपर ज्यादा खतरा है और जिसके ऊपर कम खतरा है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट किया, क्या उसके ऊपर खतरा है, नहीं है ना। आप कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो, आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी, आप कोई भी सैंपल ले सकते हो, सैंपल रैंडम नॉन रैंडम कोई भी ले सकते हो, उसके ऊपर खतरा नहीं है। तो हमारे जो रिसर्च के ऊपर वाले टाइप्स है ना, ये जितने भी सैंपल हैं आपके 6 तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जो 1 से लेके 6 तक है, वो आपके लिस्ट वल्नरेबल में जाएंगे। और जो आपके 7 से लेके टोटल कितने हैं, 10 है ना, ये मोस्ट में जाएंगे, जिनमें एथिक्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्या आप इसको गलत कर सकते हो, अगर ये गलत हुआ तो क्या है, इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। क्वेश्चन का मतलब आया समझ में। रिसर्च को बुक में से नहीं करवा रही क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वर्डिंग्स लिखे हुए हैं, समझ नहीं आती हैं। ठीक है, तो उसमें से निकाल निकाल के टॉपिक्स जो है हम अलग अलग से कर लेंगे, अपना आसान है। ठीक है, बताओ इसमें कुछ नहीं आया हो तो समझ में। इसमें एथिक्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और इसमें एथिक्स की कम जरूरत पड़ेगी, बस। आया, आया भाई, हटा दू ये, इसमें लिख लो एथिक्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसमें एथिक्स की कम जरूरत पड़ेगी। अब मैं टेस्टिंग कर रही हूं, अब टेस्टिंग करने के लिए क्या मुझे एथिक्स की जरूरत नहीं है। एक ऐसा पर्सन जिसको मैं जानती नहीं हूं, उसने 2 + 2 4 लिखा, मैंने गलत कर दिया। एक ऐसा पर्सन जिसको मैं जानती हूँ, मेरी सहेली है, उसने 2 + 2 को 5 लिखा और मैंने सही कर दिया, क्या ये सही है। तो इसमें क्या है, मोस्ट वल्नरेबल, यानी कि ज्यादा खतरा रहता है, ज्यादा एथिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो टॉपिक, वैलिडिटी क्या होता है। ये बुक में है, अगर बुक में करना हो तो
और वैसे लिखना हो तो वैसे लिख लो भाई। ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? जूम कर दूं, नहीं दिख रहा हो तो? ऊपर टॉपिक लिखना वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या है? जो चीज मैं प्राप्त करना चाहती हूँ और वही चीज मुझे मिल गई तो वो चीज क्या है? वैलिडिटी। जैसे मैं 10 में से 10, सॉरी इसको छोड़ो, मैं जेआरएफ प्राप्त करना चाहती हूँ, मुझे जेआरएफ ही प्राप्त हो गया तो वो चीज क्या है? वैलिडिटी। और मुझे जेआरएफ नहीं मिला, मुझे नेट, सिर्फ नेट मिला तो वो चीज क्या है? वो रिलायबिलिटी है। सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं यानी कि 10 में से 10। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मिल गया मुझे। एक्यूरेसी क्या है? जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मिल गया मुझे तो वो चीज क्या हो जाएगी? वैलिडिटी हो जाएगी। एक्यूरेसी जाएगा, या फिर इसको क्या बोल देते हैं? इंस्ट्रूमेंट है ये एक, जिससे किसी भी चीज को प्राप्त किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट है क्या करने का? मेजर करने का। वट इज इंटेंडेड टू मेजर, जिस किसी भी चीज को जिसको मैं मेजर करना चाहती हूँ, नया या मापना चाहती हूँ, किसी भी चीज को मापने का क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लो, और इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लो। किसी भी चीज को मेजर करने का क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। सेकेंड लाइन लिखो, ये लाइन पेपर में आई हुई है अभी। एबिलिटी टू द इंस्ट्रूमेंट टेस्ट टू मेजर व्हाट इज सपोज टू बी मेजर। वे जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसके अंदर वो एबिलिटी होती है जिससे मैं किसी भी चीज को जो है माप सकती हूँ। जैसे थर्मामीटर, बुखार नापते हो ना, करते हो ना चेक, है कि नहीं? तो उसके अंदर एबिलिटी है ना चेक करने की। और अगर उसके अंदर एबिलिटी नहीं है तो चेक करोगे? हो, अगर उसके अंदर एबिलिटी नहीं है तो चेक करोगे? नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसी लाइन का मतलब है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर एबिलिटी है चेक करने की तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर। आया सेकंड लाइन का मतलब समझ में? थर्ड लाइन देखो क्या क्या बोलता है? विदाउट वैलिडिटी, बिना वैलिडिटी के रिसर्च जो है एक गलत डायरेक्शन में चली जाती है। विदाउट, और ये लाइन पेपर की है स्टेटमेंट की। विदाउट वैलिडिटी रिसर्च गोज इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। छोटे होते हैं घर के बाहर कारें नहीं खड़ी रहती थी किसी किसी की। अपने घर तो क्यारी खड़ी होनी, किसी की खड़ी होती थी, उसमें धूल मिट्टी नहीं जम जाती थी। नाम लिखा है उस पे, है? कौन कौन से डिजाइन बनाए हुए हैं इसके ऊपर? Without validity, research goes in a wrong direction is termed to be more important than reliability. पेपर की लाइन अभी, वैलिडिटी इज टर्म्ड टू बी मोर, मच मोर इंपॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। क्या जो हमारी वैलिडिटी है रिलायबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वैलिडिटी जो है रिलायबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी है, लायबिलिटी नहीं, रिलायबिलिटी। सिर तुम्हारा बातें कर लो।
वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है ना, बस ये बता दो ये नहीं है। जब यही लाइनें पेपर में आती है ना फिर तो उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? सेम ही लाइन आती है। नेक्स्ट लिखो भाई, क्वेश्चन जो वैलिडिटी से बनते हैं। किसी भी वैलिडिटी में कि भी उसकी फॉर्म क्या है, किस तरीके का टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड आता है पर्पस क्या है टेस्ट का, टेस्ट का फॉर्म क्या है, टेस्ट का पर्पस क्या है, और थर्ड क्या कहता है पॉपुलेशन फॉर हुम इट इज इंटेंडेड। वो पॉपुलेशन कौन सी है जिसके लिए इसको बनाया गया है। नंबर है सारे तमिलनाडु के, इसके नंबर है तो ये तमिलनाडु का हाँ नंबर? जी, सारे हम तमिलनाडु के, साउथ के है सारे, कोई अहमदाबाद का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई गुजरात का है। नंबर तो ये एम वाले हैं सारे। कोई भी नहीं है मैम, सारे तमिलनाडु करूं नेक्स्ट करूं? नेक्स्ट को भी कंस्ट्रक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जाता। अब ये मत लिखना ग्रंथ पूरा पूरा, सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो, जिसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी राहुल दोनों को उठाकर ना बाहर फेंक दूंगी मैं। कांट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बट कैन बी measured by observing others indicator that are associated with others। जैसे मुझे किसी की इंटेलिजेंस को अगर चेक करना है तो मैं उसको देख के नहीं बता सकती, उसका थोबड़ा देख के नहीं बता सकती कि वो कितनी तेज है। ठीक है मैंने कुछ नहीं कहा ठीक है, हम किसी का मुंह देख कर या किसी की शक्ल देख के ये नहीं बता सकते ये कितना इंटेलिजेंट है। नहीं, हम क्या देंगे, हम टेस्ट देंगे, ये टेस्ट को करो, उससे पता चलेगा कि आपकी इंटेलिजेंस क्या है। जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें दूसरे इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। जैसे इसमें लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस, ओबेसिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, डिप्रेशन। डिप्रेशन का पता लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना। जेंडर इक्वालिटी है या नहीं, किसी फैमिली में जब आप गए, आपने वहां फर्स्ट, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन में तो सब अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप पता लगा सकते हो वहां पर जेंडर इक्वालिटी है या नहीं है? जॉब कहाँ है, जॉब सेटिस्फैक्शन, कि कोई पर्सन अगर अपनी जॉब कर रहा है वो उससे सेटिस्फाई है या नहीं, आप पता लगा सकते हो? लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। ओबेसिटी, आज्ञाकारिता, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करे जा रहे हैं, पर एक्चुअल में वो चीज है अंदर से या नहीं है वो चीज। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ये सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, आया आया भाई, कंस्ट्रक्ट इंपॉर्टेंट है इसका। कहाँ है स्पीच? अरे बोलने की छूट है या नहीं है?
है बोलने की छूट है, किसी को भी कुछ भी कह सकते हो। जो वर्डिंग अपने मायके में यूज कर रहे हो वो वर्डिंग ससुराल में यूज कर सकते हो। सिंपल सी एक बात। आया? नेक्स्ट देखो क्या है, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल और एक्सटर्नल, अगर सामने से नहीं दिखाई दे रहा तो फोन ओपन कर लो, फोन में भेज दिया मैंने। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले एक्सटर्नल को समझो। जिस बच्चे को मैं अगर यहाँ बुला रही हूँ इंटरव्यू देने के लिए या आप लोगों का मोटिवेशन करने के लिए, तो मैं किसी ऐसे बच्चे को बुलाऊंगी ना जिसका एग्जाम हो चुका है, ठीक है। वो क्या है, वो एक्सटर्नल वैलिडेशन। एक्सटर्नल क्या है, वैलिडिटी। और एक्सटर्नल जो भी चीजें है ना वो जर्नलाइज ऑलरेडी हो चुकी हैं। क्या हो चुकी है, जर्नलाइज। जिस बच्चे का एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है वो भी किस में आ गया, वो भी जर्नलाइजेशन में आ गया। लिखा हुआ ना इसमें जर्नलाइजेशन। और जो हमारा इंटरनल है उसमें क्या चल रहा है, अभी भी कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है। कि मैंने अगर टीचिंग के क्वेश्चन सोल्व किए, अभी तुम्हारे माइंड में यही चल रहा है कि इसका इफेक्ट मेरे पेपर के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मैं रिसर्च कर रही हूँ, रिसर्च का इफेक्ट मेरे पेपर के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्या चल रहा है, कॉज एंड इफेक्ट। मतलब समझे, बुकिश लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल चीजों को सुनो और समझो। इंटरनल में क्या आएगा, एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में जो जनरलाइजेशन में चली जा चुकी है कोई भी चीज होगी, और इंटरनल में कॉज और इफेक्ट चला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इंटरनल में एक्सपेरिमेंट इन फ्री फ्रॉम एरर। फ्री फ्रॉम एरर, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम इसमें और एरर देखते हैं कि एरर आएगा या नहीं आएगा। फ्री रहती है कि आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। उसमें क्या दिया, रिसर्च रिजल्ट कैन बी इन्फर टू द वर्ल्ड एट लार्ज। बहुत बड़े लेवल पे जो है रिसर्च का रिजल्ट आता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये देख लो, रिजल्ट एट लार्ज लेवल, रिजल्ट एट लार्ज लेवल। और इसमें क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंट इन फ्री फ्रॉम एरर। लेक्चर टेस्ट है, ये ग्रुप में भेज दिया मैंने, लिख लेना इसको है। और रिकॉर्डिंग, हाँ कोई नहीं आता। हाँ जी, फ्री फ्रॉम एरर थर्ड लाइन है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये क्या है, ये नेचुरल है। जिसको सक्सेस मिल गई वो नेचुरल है, उसको क्या ही कंट्रोल करना। तुम्हारी जॉब लगी, कोई कंट्रोल करेगा तुम्हें? और नहीं लगी तो कंट्रोल ही कंट्रोल है फिर तो। कैन कंट्रोल। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ मेजर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। एक टेस्ट किया 40% एक्यूरेसी आई, दूसरा टेस्ट किया 42 आई, तीसरा टेस्ट किया, एक्यूरेसी बढ़ रही है ना, तो वो चीज क्या है, हमारा इंटरनल है। और इसमें क्या आ जाएगा, कोजल रिलेशनशिप। क्या लिखा हुआ है, कोजल रिलेशनशिप डिस्कवर, आगे से लग रहा था ये वो डिस्करेज इन द एक्सपेरिमेंट कैन बी जनरलाइज्ड और नॉट। या तो जनरलाइज्ड हुई है चीजें या फिर नहीं हुई है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, या तो वो सही हो गया या वो गलत हो गया, यही रिजल्ट निकलेगा एक्सटर्नल में। तो आजकल ऐसे सोशल मीडिया पर सारी की सारी वीडियो वायरल होती हैं, जो भी वीडियोस वायरल होती हैं, क्या वो सब यही बोलते हैं कि हम अपनी पढ़ाई में अच्छे थे इसलिए हम सक्सेस हो गए? आधे से ज्यादा तो यही बोलते हैं कि हम बैंक बेंचर थे, यही बोलते हैं ना आधे से ज्यादा। कुछ ही होते हैं जो पढ़ाई के बेस पे सक्सेस हो जाए। चले नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें हम एलिमिनेशन करते हैं। एलिमिनेट अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन। कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन साथ लेके चलते ही चलते हैं। 3 वर्ड लिखने हैं सिर्फ इसमें, एलिमिनेट, अल्टरनेटिव, एक्सप्लेनेशन।
और उसमें क्या आएगा, जनरलाइज द आउटकम, मतलब सिर्फ जनरलाइज किया जाता है किसी पर्सन ने अगर कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो सिर्फ वो कहीं भी इंटरव्यू देने जाएगा तो सिर्फ उसको जनरलाइज ही किया जाएगा कि आपने ये चीज कैसे की, आपने ये चीज कैसे की, ये कैसे किया, वो कैसे किया, फलाना ढिमकाना, वो सब कुछ। ठीक है, आया? हाँ जी, ये वो लिखा हुआ है ना, उसमें डिफरेंस में लिखा हुआ है ना, आपने डिफरेंस में ही लिखना ना, दो चीजें रह गई, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, डिफरेंस में ही लिखना ये डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बस। इंटर क्वेश्चन पूछा हुआ है डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस किसके अंदर आएगा, इंटरनल में आएगा डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ इसी भी लिखो ना, इंटरनल में लिखो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। इंटर अरे लिखो तो सही, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, और दूसरा लिखो नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर। स्टार्ट हो चुका है कॉमर्स वाले बच्चों का। डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस और डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा फिर। और लेवल ऑफ ये डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, गलत होने के है ना, इंपॉर्टेंट है ये, आपके कॉमर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्सटर्नल में क्या आएगा, छोड़ दो ये लिख लिया है तुमने, जनरलाइजेशन ये लिख लिया है आप लोगों ने। नेक्स्ट देखो एक्सटर्नल के दो पार्ट्स हैं, एक है पॉपुलेशन वेरिएबल और दूसरा है वैलिडिटी, और दूसरा है इकोलॉजी, इकोलॉजिकल वैलिडिटी। एक्सटर्नल के दो पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल के दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे कि इकोलॉजिकल वैलिडिटी किसके अंदर इंक्लूड होती है। हाँ पॉपुलेशन वैलिडिटी और इकोलॉजिकल वैलिडिटी, इसमें क्या है, इसमें ग्रुप्स में जनरलाइज जो किया जाएगा वो ग्रुप्स में किया जाता है, ग्रुप्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को किया जाता है। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, अब नॉर्मल से एक चीज बताओ, क्या पॉपुलेशन को इसमें पूछेंगे, क्या बोलते हैं पेपर में, इकोलॉजिकल पेपर में आया हुआ है इकोलॉजिकल वैलिडिटी। क्या, हाँ जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है ना, जैसे कोरोना की वैक्सीन बनी थी, वो इम्प्लीमेंट किसके ऊपर की गई, बहुत बड़े लेवल पे की गई ना, या किसी एक पर्सन के लिए बनाई गई थी, बहुत बड़े लेवल पे की गई थी। और हमारा इकोलॉजिकल में क्या है कि एक नेचुरल सेटिंग से दूसरी नेचुरल सेटिंग में किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करना। देखो इसमें क्या है, जनरलाइज टू अदर सिचुएशन एंड सेटिंग्स। देखो इंडिया का जो क्लाइमेट है और जो यूएस का क्लाइमेट है क्या सेम है, नहीं है ना। अगर हम यहाँ से उठ के एकदम से इधर जाते हैं क्या फर्क पड़ेगा, हाँ जी पड़ेगा। गर्मियों को तो चाहे ना भी पड़े, सर्दियों को बताओ जरा, क्या इंडिया की सर्दी और यूएस की सर्दी सेम है, नहीं है। हमारे 3 महीने में क्या हाल होता है, काम नहीं करते, जितनी एनर्जी हम 2 महीने में गर्मियों में लगा लगते हैं ना, उतनी एनर्जी सर्दियों में नहीं लगती हमसे। क्यों, क्योंकि हम उस नेचुरल सेटिंग के लिए बने ही नहीं है। ठीक है, हम गर्मियों वाले हैं, चलन दो। ठीक है, वो चीज है ये। इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या होता है कि भाई एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन के ऊपर जो है डालकर देखना कि क्या हो सकता है।
क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका कि इकोलॉजिकल जो वैलिडिटी है वो किसके अंदर आएगी, इंटरनल में या एक्सटर्नल में, इंटरनल में आएगी या एक्सटर्नल में आएगी। मेरा सिर क्वेश्चन पूछा हुआ है इकोलॉजिकल जो वैलिडिटी है वो एक्सटर्नल में जाएगी या इंटरनल में जाएगी। सिंपल, ठीक है, कंस्ट्रक्ट में जाएगी या फिर किसी और में जाएगी, तो क्या जाएगी, एक्सटर्नल। और कोई लेना देना नहीं, कहीं दूर दूर तक कोई तुक नहीं मिलेगा इसमें, तुक्केगा तो कि भाई हाँ किस में जाएगी किस में नहीं है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। टाइप्स किस में जाएंगे इसके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आएगा, पिछले वाली कंस्ट्रक्ट लिखी है ना, जो पिछली लिखी है कंस्ट्रक्ट लिखी है ना, उसमें 4 चीजें और लिख लो। ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होता है इसके अंदर, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, ओवरऑल वैलिडिटी होती है। सारी वैलिडिटी को अगर एक ही वैलिडिटी में ऐड ऑन करना हो तो वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बनती है। थर्ड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड टू ऑब्जर्व, ये तो मैंने लिखवाया ही है, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट होता है फोर्थ, ये रहने दो, डिप्रेशन और हैप्पीनेस, ये लिख लिया आपने, 3 चीजें हो गई इसमें। हो गया। नेक्स्ट लिखो 4 मेजरमेंट वैलिडिटी कौन कौन सी है। अब 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट वैलिडिटी। फोर टाइप्स ऑफ मेजरमेंट वैलिडिटी। फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट, जिसको हम इनडायरेक्ट और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बोलते हैं, अभी गया पीछे लिखा है आपने, ठीक है। सेकेंड है कंटेंट। कंटेंट क्या होती है, आज जैसे लिखा हो ना वैसे लिख लो। फेस वैलिडिटी, ये मेरे नोट्स हैं, राइटिंग अच्छी है, ये ठीक है काम चलाने के लिए, काम चलाने जोगे। प्रियंका ठीक है राइटिंग, काम चलाने जोगे। देखो उसने कहा, उन्होंने बोला अच्छी है, तो देख दूंगी तुम्हें बिजनेस के वो, मैं क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी। ये करवाया हुआ है मैंने तुम्हें, दीदी चक लेके गई है मेरा। तो टेपने में लगे पड़े होगे तुम। कंस्ट्रक्ट तो अभी लिखवाया है, इनडायरेक्ट होते हैं जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। कंटेंट क्या होगा, फुल्ली रिप्रेजेंट, जो किसी भी चीज को फुल्ली रिप्रेजेंट करता है। कंटेंट, अगर मेरे कंटेंट में किसी भी तरीके की कमी है तो वो चीज क्या हो जाएगी, हाफ रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ना। कंटेंट क्या, फुल्ली रिप्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन देने गए हो, क्या हाफ लेके जाओगे, तो कंटेंट हमेशा क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फेस वैलिडिटी टेस्ट अपियर टू बी सुटेबल अपीयरेंस जजमेंट, किसी की एंट्री। अब जैसे कैंपस सिलेक्शन होता है ना, कैंपस सिलेक्शन होता है, पता है कैंपस सिलेक्शन क्या होता है,
कॉलेज में होता है ना, प्लेसमेंट वाले आते हैं, प्लेसमेंट का और फेस वैलिडिटी सेम ही है कि भाई आपके अंदर वो क्वालिटीज देखेंगे कि भाई आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, उसके हिसाब से आपको जो है हायर करेंगे। ठीक है, वो क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं है तो वो क्या फेस वैलिडिटी से प्राप्त पता चलेगा। अब क्वालिटी तो आपके अंदर रिसेप्शन वाली है, वो मैनेजर रखेंगे, वो उनको देखने से पता चल जाता है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी जैसे कि नेक्स्ट देखो क्या है, फोर्थ नंबर पे क्राइटेरियन वैलिडिटी, जिसमें बेंच मार्क दिया जाता है। जैसे कि आपके 55% मार्क्स आने जरूरी हैं नेट का फॉर्म भरने के लिए, तो वो क्या है, क्राइटेरियन है ना। और क्या दे दिया, एक बेंच मार्क दे दिया आपको। एक स्टैंडर्ड के साथ क्या किया जाता है, कोऑपरेट किया जाता है एक स्टैंडर्ड के साथ कि भाई 70% तो आने जरूरी है JRF के लिए, 60% आने जरूरी है किसके लिए, नेट के लिए। एक स्टैंडर्ड के साथ क्राइटेरिया जो भी एक फिक्स दिया गया है आपको। ठीक है, आया भी है। आगे आता है हमारा क्राइटेरियन वैलिडिटी, दो तरीके की होती है। क्राइटेरियन जो है दो तरीके की होती है। अब आपको फालतू का कुछ नहीं लिखना है इसमें से, इसको डिवाइड करो दो में, क्राइटेरियन को कंकरेंट में और प्रिडिक्टिव में। फर्स्ट टाइप इसका और सेकंड टाइप कंकरेंट और प्रिडिक्टिव। कंकरेंट में क्या आएगा, प्रेजेंट, यानी कि सेम टाइम पे जब हम किसी भी वैलिडिटी को चेक कर रहे हैं, किसी भी काम को चेक कर रहे हैं, इस टाइम पे हो रहा है, इसी टाइम पे चेक हो रहा है। जैसे कि आपने मुझे कोई टेस्टिंग के लिए कोई भी फाइल भेजी है अपनी, और मैं उसको 2 महीने बाद चेक कर रही हूँ, तो क्या वो सेम टाइम पे है, वो क्या है कि भी काम तो हो गया। ठीक है, वो चीज कंकरेंट वैलिडिटी मेजर टेस्ट एंड क्राइटेरिया वेरिएबल इन अ प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में ही भेजी है मैंने, प्रेजेंट में ही चेक करो उसको। और प्रिडिक्टिव में क्या है, आफ्टर दिस स्कोर मेजर दोज इन द फ्यूचर, फ्यूचर में टेस्ट कर रही हूं मैं इसको। आफ्टर द स्कोर प्रिडिक्टिव, उसको प्रेजेंट में टेस्ट किया जा रहा है और इसको किया जा रहा है फ्यूचर में। अरे ये ऐसा हो गया ना, जैसे कि प्रिडिक्टिव वाला, तो प्रिडिक्टिव पहले से ही वो लगाना, अनुमान लगाना। ठीक है, जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, अब सारे ही मॉक टेस्ट में 60 से लेकर 70 के बीच में क्वेश्चन जा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, सीधा सा पीछे मॉक टेस्ट दिए थे ना, फर्स्ट पेपर में कितने जाते थे, 25 से लेकर 30, 30 से लेकर 35, बस जिसके 25 से 30 जा रहा है उसको 25 से 30 ही आएंगे, जिसके 30 से 35 जा रहा है उसको 30 से 35 के बीच में ही आएंगे। ठीक है, और पेपर 2 में अगर 60 जा रहा है, 60 से 50 के 60 से 70 के बीच में जा रहे हैं तो वही आएंगे, 70 से 80 के बीच में जा रहे हैं तो वही आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ तुम्हारे 35 आ रहे हैं और वहां ज्यादा आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही आते हैं, 2-4 नंबरों का ही फर्क रखता है। क्योंकि तब तक हमारे माइंड में ना वो चीजें बैठ चुकी होती है कि मेरे टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, और आप बार बार उसी चीज को रिकॉल करते रहते हैं, इतने जा रहे हैं, इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, तो वो चीज क्या है, एक्चुअल में भी वही मिलता है। जैसे एक उदाहरण प्रियंका का देती हूँ, ये प्रियंका नहीं, कोई बात नहीं, नहीं ये चीज है, जो चीज बोलोगे वही चीज ही मिलेगी। वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत ज्यादा, और जितना उसने पढ़ा था ना उस बैच में किसी ने नहीं पढ़ा था, लेकिन उसने कभी भी इस चीज को पॉजिटिव में बोला ही नहीं कि भाई हाँ मेरी तैयारी है, उसको बोला ही नहीं, उसने वो नेगेटिव ही बोलती रही, ये नहीं हो रहा मेरा, वो नहीं हो रहा मेरा, ये ऐसे नहीं हो रहा, ये वैसे नहीं हो रहा, और एक्चुअल में पेपर में वही हो गया। माइंड सेट बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चीज मैंने बोला ना कि भी पेपर 1 में अगर 25 से 30 के बीच में जा रहा है ना, वो बैठे हुए हैं बता देंगे तुम्हें कि भी यहाँ कितने मार्क्स आए, अगर उतने गए ना मॉक टेस्ट में तो उतने ही आएंगे। माइंड सेट अपना तैयार रखो, इतने का माइंड सेट है मेरा, उतने ही चाहिए मुझे, और उस हिसाब से तैयारी होती है फिर। ठीक है, नेक्स्ट चलो,
प्रिडिक्टिव आ गया आफ्टर दिस कॉज, यानी कि पहले ही मैं फ्यूचर कर रही हूँ, और वो दूसरा वाला क्या है, कनकरेंट, करंट में जो चीजें चल रही है, करंट में जो चीजें चल रही हैं। और प्रिडिक्टिव क्या है, जिसको फ्यूचर के लिए मैं पहले से ही क्या कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। अब कंस्ट्रक्ट तो मेरे लगता बार बार आ रही है, ना 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 ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फेस वैल्यू क्या है, टेस्ट अपीयर, कहीं पे भी टेस्ट देने जा रहे हो आप। अब किसी ने आपको बोला आपका इंटरव्यू है, आपका इंटरव्यू, आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओगे या इनफॉर्मल, नॉर्मल चीज है, वो चीज क्या है, वो फेस वैलिडिटी है। कि भाई पहले तो देखने से ही पता चल जाता है कि बच्चा इंटरव्यू के लिए आया है या पार्टी करने के लिए आया है। जैसे उस दिन गए थे हम पार्टी करने के लिए, पता लग रहा था ना कि हाँ कहीं जा रहे हैं। देखो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, और क्या है दूसरा, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, टीचिंग में बताया था मैंने आपको, जोड़ना। जोड़ना, देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया होगा, सिमिलैरिटीज, कोरिलेट करना। ये देखो, नॉट कोरिलेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोरिलेट। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, चीजों को बनाना। अगर आपने टीचिंग की क्लास किया है तो कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट, ये डिस्क्रिमिनेट आराम से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि टीचिंग के वर्ड है, बताया हुआ है ना। कंस्ट्रक्शन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, बताया तो हुआ है। कन्वर्जेंट का मतलब ये यहाँ सीखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो टीचिंग में सीख चुके हो। कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सेम ही वर्डिंग है। अब ये एक को कोरिलेट कर रहे हैं और दूसरा क्या है, कोरिलेट नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, बहिष्कार करना किसी का भी, और बहिष्कार में कोरिलेशन चलेगा, क्या चलेगा, नॉट कोरिलेशन। और देखो क्या है, डिफरेंसेस के ऊपर फोकस किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, फोकस ऑन सिमिलैरिटीज। तेरे और मेरे अंदर ये सिमिलैरिटी है, मेरी और मेरी फ्रेंड में ये सिमिलैरिटी है, तो वो चीज क्या है, पॉजिटिव है। तुझ में और मुझ में ये डिफरेंस है, तू ऐसा है मैं ऐसी हूं, तो वो चीज क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। आया समझ में, आया भी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, और ये क्या है, ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है। एज इट इज मत लिखो इसको, जितना जो मैंने बताया ना, जैसे फर्स्ट नंबर पे ये बताया, कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। अब देखो पेपर में कैसे देंगे आपको, अगर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर डिफरेंट कंस्ट्रक्ट है तो क्या है, वर्डिंग चेंज होगी ना, एक ही वर्ड का अलग से ही सब पार्ट बना दिया उन्होंने। कंस्ट्रक्ट अगर डिफरेंसेस है तो नॉट कोरिलेट है, नॉट कोरिलेट है तो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। चीजें पकड़नी पड़ेंगी आपको, शब्द पकड़ने पड़ेंगे, वर्ड्स पकड़ने पड़ेंगे, किसका मतलब क्या जा रहा है, क्या बोल रहा है वो। नेक्स्ट देखो क्या है इसमें, टू टेस्ट दैट आर नॉट सपोज टू बी रिलेटेड आर इन फैक्ट अनरिलेटेड। सेम यही है, ये बुकिश लैंग्वेज है आपकी। टू टेस्ट दैट आर सपोज टू बी ईच अदर इन फैक्ट रिलेटेड, अगर रिलेट कर रहे हैं तो कन्वर्जेंट है, और अनरिलेटेड है तो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। आया, आया भाई। इससे इजी तरीके से नहीं समझा सकती मैं इसको। पता है कहाँ से नोट्स निकाले, सारी अलमारी साफ कर है मैंने, तब जाके कल नोट्स निकले हैं ये, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। ठीक हो आप। देखो नेक्स्ट क्या है, फेस वैलिडिटी है, लिख लो इसको हल्का सा, वही लिखना है वही लिख दो। अरे थोड़ा सा ही तो, बस यही तो है, जो लिखने की चीजें वो लिख दो ना। देखिए फेस वैलिडिटी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। जो कैंपस सिलेक्शन होता है ना, वो भी सब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता है। कि भाई हाँ, कई बार क्या होता है, ज्यादा सुंदर लड़की ने एंट्री कर ली, उसको तो वैसे ही देर रख लेंगे। सब्जेक्टिव होता है, टेस्ट टू बी मेजर करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं, जजमेंट लिखा ही हुआ इसमें ऑलरेडी, बस सब्जेक्टिव लिख लो, बस यही है इसमें, वैलिडिटी खत्म।
वैलिडिटी खत्म, एक बार देख लो इसको, उसके बाद फिर दूसरा करेंगे। ये लो, ये वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5, 5 वर्डिंग है। जूम करूं, जूम करूं, ये एज इट इज लिखनी पड़ेंगे आपको। रिलायबिलिटी भी करवाऊंगी, 5 मिनट का गैप रख के फिर करवाऊंगी। बंद कर देना इसको।